नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। दुनिया के नक्शे पर फिर एक ऐसा दावा जिसने महाशक्तियों की सियासत में भूचाल सा ला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़बोले ट्रंप की। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ऐसा मैप जारी किया है जिस पर सवाल सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया से उठ रहे हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज को नया अमेरिकी क्षेत्र बताते हुए अमेरिकी नियंत्रण का दावा किया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएई, ओमान के कुछ इलाकों पर अमेरिका का कब्जा करार दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर ट्रंप की मंशा क्या है और वो करना क्या चाहते हैं? वजह तो साफ नहीं है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल ट्रंप साहब उल जलूल बयान देकर खुद के साथ साथ अमेरिका की भी खूब किरकिरी करवा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रंप के विवादित मैप की नहीं है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप दुनिया के नक्शे पर अमेरिकी दावे की लकीर खींच रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कागज पर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन ऑपरेशनल तस्वीर इससे बेहद जुदा है। अमेरिका की नौसैनिक ताकत, लंबे समय से युद्ध में तैनात कैरियर और मेंटेनेंस की चुनौतियां अब बहस के केंद्र में आ गई हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के 260 से ज्यादा दिनों में से समुद्र में रहने की रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिकी सैन्य ताकत पर सवाल खड़े होने लगे। और इसी बीच यूरोप में जंग ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन का सबसे बड़ा खेल। यूक्रेन की तरफ से रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक्स और जवाब में रूस का पलटवार, यानी आसमान में ड्रोन, जमीन पर तबाही और दोनों तरफ से बढ़ता हमला इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। लेकिन दुनिया की निगाहें सिर्फ रूस यूक्रेन पर नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन से निकल रही है एक और खबर सीधे प्योंगयांग तक जा रही है। ट्रंप फिर से किम जोंग उन के करीब जाना चाहते हैं। साफ शब्दों में कहे तो ट्रंप किम से मिलने को बेताब है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि किम जोंग उनकी तरफ से उनके संपर्क के प्रयासों का सकारात्मक जवाब मिला है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नवंबर में ट्रंप किम की मुलाकात की जमीन तैयार हो रही है? यानी एक तरफ ट्रंप ईरान और हॉर्मुज पर दबाव बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की जंग आसमान में पहुंच चुकी है और तीसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनसे मुलाकात की तैयारी। क्या ट्रंप दुनिया के 3 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ अमेरिकी दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या नक्शे पर खींची गई अमेरिकी लकीर जमीन पर भी हकीकत बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका की ताकत सच में उतनी ही बड़ी है जितनी उसके दावों और नक्शों में दिखाई देती है, या जमीनी हकीकत कुछ और है? आज वर्ल्ड वॉर में खोलेंगे ट्रंप के मैप से लेकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तक, रूस यूक्रेन के ड्रोन वॉर से लेकर किम जोंग उनके साथ संभावित मुलाकात तक, पूरी दुनिया में चल रही उस महागाथा का करेंगे पर्दाफाश, जहां हर चाल के पीछे अगली बड़ी जंग का खतरा छिपा है। वर्ल्ड वॉर में नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विस्तृत तरीके से हम बात करने वाले हैं, हमारी नजर रहने वाली है। तो पहली खबर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर में ट्रंप का दावा, ईरान, यूएई, ओमान हमारा। अब देखिए, नया दावा है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इससे पहले वो ईरान को तो अपना बता ही चुके हैं, लेकिन अब यूएई, ओमान को भी नहीं बख्शा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब जरा ये नक्शा देखिए, ये नक्शा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि न्यू यूएस टेरिटरी, यानी कि नई यूएस टेरिटरी। अब इसके कोई सिर पैर आपको नजर नहीं आएंगे कि कहां अमेरिका और कहां मिडिल ईस्ट, लेकिन इसको, इस इलाके को, जिसमें ईरान के साथ साथ आप देख रहे हैं ईरान है, इधर पर्शियन गल्फ है, उधर गल्फ ऑफ ओमान है, इस पूरे इलाके को उन्होंने अमेरिकी टेरिटरी घोषित कर दिया। क्यों कर दिया है, इसका क्या पैमाना है, किस तरीके से घोषित कर दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ही जाने, क्योंकि आजकल उनकी बातें किसी को समझ नहीं आती है ये ईरान को लेकर। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरह का नक्शा जो है इस तरह का पोस्ट कर चुके हैं। दूसरी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर में आज, सिर्फ कागज पर मजबूत यूएसआर। अब देखिए, एक और सवाल उठता है, आप टेरिटरी तो नहीं बना रहे, दावे कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर? क्योंकि आपकी जो सेना है, आपकी जो क्षमता है, जो आपकी रक्षा क्षमता है, वो है कहां? सिर्फ कागज पर। क्योंकि 11 जहाज है आपके पास, सैन्य जंगी जहाज, बड़े बड़े नाम है उनके, लेकिन बात किसकी हो रही है? कहां है वो? सिर्फ कागज पर मजबूत है यूएस आर्मी। अब आपको ईरान से जहाज निकालना पड़ रहा है और दूसरा जहाज अब ला कहां सर है? प्रशांत सागर से। क्या वहां पर खतरा कम हो गया है?
क्या चाइना अब आपके लिए खतरा नहीं है? जो वहां का जहाज आप यहां पर तैनात कर रहे हैं, क्योंकि यहां के जहाज को लेकर रिपोर्ट्स आई हैं कि तमाम सैनिक परेशान हो रहे हैं, खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं अमेरिका की सैन्य नीति को लेकर और उन दावों को लेकर कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है और उसके पास बड़ी रक्षा क्षमता है। कहां है वो रक्षा क्षमता और वो जहाज जिनकी लंबी चौड़ी सूची? इस पर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तीसरी खबर वर्ल्ड वॉर में रूस यूक्रेन जंग खतरनाक मोड़ पर आ गई है। अब ये जो एस्केलेशन है रूस यूक्रेन का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके का अटैक यूक्रेन ने किया है बहुत अग्रेसिव मोड में, 800 ड्रोन दागे गए, अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है। जिस तरीके से नेटो कंट्रीज सपोर्ट करें, जिस तरीके से अमेरिका पोक कर रहा है यूक्रेन को, यूक्रेन लगातार रूस पर आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर है इस तरह के हमलों से लग नहीं रहा कि ये जो फ्रंट है इस पर युद्ध खत्म होने वाला है, कम से कम फिलहाल तो नहीं। चौथी खबर जिस पर डिटेल में आज बात करने वाले हूं, वर्ल्ड वॉर में किम जोंग से मिलने को बेताब ट्रंप। अब ये एक और दिलचस्प फ्रंट है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के शासक से, किम जोंग उन से मिलने के लिए बेताब है। तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। अब रिपोर्ट आ रही है कि नवंबर में मिलने भी वाले हैं। पुष्टि नहीं हुई है लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से दक्षिण कोरिया के साथ अपने सैन्याभ्यास खत्म किया है, वो क्या इशारा कर रहा है? दक्षिण कोरिया के साथ सैन्याभ्यास आप नहीं कर रहे, किम के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट है, क्या 2018-19 के बाद अब फिर से 2026 में मुलाकात होने वाली है? और इस मुलाकात के जरिए क्या रूस को अलग थलग करना चाहते हैं? जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है, नहीं चाहता अमेरिका कि रूस की मदद करे। एक तरफ रूस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और अब नॉर्थ कोरिया के शासक से मुलाकात के बाद क्या कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की, इस पर भी डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर में। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, यूएई का ईरान पर बड़ा एक्शन, अगले आदेश तक सभी व्यापारिक लेन देन रोक दिए हैं। एयर डिफेंस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स पकड़ी हैं। ईरान से दागी गई थी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये यूएई के हवाले से बता रहे बड़ी जानकारी। लगातार तनाव दोनों ही फ्रंट पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यूएई और ईरान। इन सब के बीच ईरान युद्ध में अमेरिका का मिसाइल भंडार खाली हो गया है क्या? लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के स्टॉक पर बड़ा संकट है। ट्रंप का मिसाइल रिफिल प्लान शुरू हो गया है। पेंटागन अब खाली स्टॉक भरने में जुटा हुआ है। ऐसे में कहीं ईरान को भनक तो नहीं लग गई, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट है ईरान कि अमेरिका क्या ही करेगा। भाई रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा भीषण अटैक, पिछले 24 घंटे में बरसाए गए 800 से ज्यादा बॉम्ब। मॉस्को और आसपास के कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है। रूस ने भी यूक्रेन पर करारा पलटवार किया है। जिस तरीके से दोनों देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, फिलहाल ये स्थिति संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। जाहिर है रशिया को रोकने की नीति है ये नेटो कंट्रीज की, अमेरिका की, और इसीलिए लगातार पोक किया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है यूक्रेन को। वहीं कुरिन आइलैंड पर पुतिन के दौरे से रूस जापान में टकराव, पुतिन के दौरे पर जापान का कड़ा ऐतराज। पीएम ताकाइची ने बताया बिल्कुल अस्वीकार्य। रूस का पलटवार हुआ है, कुरिल द्वीप रूस का अभिन्न हिस्सा है। तो ये तनाव की स्थिति हर तरफ नजर आ रही है। आप किसी भी फ्रंट पर अगर नजर दौड़ाएंगे वैश्विक पटल पर, यह स्थिति जो है ये काफी, अगर हम देखें, तनावपूर्ण नजर आ रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर, किम से दोस्ती की राह में ट्रंप का बड़ा कदम, बड़ा स्टेप। किम जोंग उन से मिलने को बेताब है क्या ट्रंप? नवंबर में हो सकती है बड़ी मुलाकात, ये जानकारी मिल रही है। किम से मीटिंग के लिए ट्रंप ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एपेक के दौरान ट्रंप किम की मुलाकात की तैयारी हो रही है। ट्रंप की एशिया यात्रा के बीच किम से मुलाकात की अटकलें तेज हो रही हैं। किम से बातचीत के लिए अमेरिका ने बढ़ाए कूटनीतिक कदम। ट्रंप के इशारे पर अमेरिका दक्षिण कोरिया सैन्य ड्रिल में कटौती भी की गई है। अब ट्रंप किम मीटिंग की खबर से दक्षिण कोरिया में हलचल तेज हो रही है और सवाल यह भी उठ रहे कि एकाएक क्या हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को? अब ये कौन सी नीति है? किम जोंग उनके साथ की जो दोस्ती बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे की नीति क्या है? लेकिन जाहिर है इससे जो बाकी देश हैं जिन्हें अमेरिका का संरक्षण मिला हुआ था, जो नॉर्थ कोरिया से बचाव के लिए अमेरिका को अपना साथी मान रहे थे, प्रोटेक्टर मान रहे थे, उनकी चिंता बढ़ गई है। क्या ये रूस को अलग थलग करने की कोशिश है? इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या रूस को अलग थलग छोड़ने के लिए अमेरिका भी ये चाहता है कि वो नॉर्थ कोरिया को अपने साथ मिला ले, ताकि वो जो पैक्ट है नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच, वो यहां पर कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आए या फिर उसका इंपैक्ट ना हो। इन सब के बीच होर्मुज पर कब्जे की अमेरिकी कोशिश अब सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं है।
ट्रंप के एक मैप ने, एक नक्शे ने दुनिया में ऐसा बवाल खड़ा किया है जिसने ईरान से लेकर यूएई और ओमान तक खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा नक्शा शेयर किया है जिसमें ईरान के केशम द्वीप से लेकर यूएई की दुबई और फुजैरा तक के इलाकों को अमेरिकी नियंत्रण वाले क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया है। सवाल यह कि आखिर ट्रंप की नजर दुबई, फुजैरा, केशम और ओमान के इलाकों पर क्यों है? क्योंकि कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा है और इसी दबदबे को तोड़ने के लिए अमेरिका अब मैप से लेकर दबाव तक आ गया है। हर मोर्चे पर आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से ईरान के साथ 60 दिन की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। हॉर्मुज अब भी बंद है और ट्रंप प्रशासन समझौते के लिए आखिरी दांव चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के जरिए ईरान के आईआरजीसी तक संपर्क साधने की कोशिश भी हुई है। यानी एक तरफ धमकी है, दूसरी तरफ बातचीत है और बीच में है हॉर्मुज। ट्रंप का मैप अब सिर्फ मैप नहीं है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की अगली चाल का संकेत माना जा रहा है। यानी सवाल सिर्फ हॉर्मुज खोलने का नहीं है, अब सवाल यह है क्या अमेरिका खाड़ी के नक्शे को ही अपने हिसाब से बदलने की तैयारी में है? क्या है ये नया दावा या फिर दाव कहे हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा? कैसे? ट्रंप ने विवादित मैप शेयर किया है। यूएई, ईरान, ओमान के हिस्सों पर अमेरिकी दावा ठोका है, किस आधार पर यह अमेरिका ही जाने। हॉर्मुज पर भी बताया अमेरिका का अधिकार। 3 देशों पर दावा ठोक दिया है। क्या बताना चाह रहे अमेरिकियों को अमेरिका के राष्ट्रपति? 3 देशों की जमीन पर अमेरिकी कब्जा है। ट्रंप के मैप में अमेरिका, यूएई, दुबई, फुजैरा, ईरान, केशम द्वीप, आसपास का इलाका, ओमान के चिन्हित क्षेत्र मैप को लेकर विवाद जाहिर है बढ़ गया। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है मैप में दावा, जमीन पर हकीकत क्या है? किस आधार पर दावे और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में क्या फर्क है? अमेरिका का नया रणनीतिक घेरा, वजह क्या इसके पीछे? ईरान डील के लिए ट्रंप का क्या ये आखिरी दांव है और क्या इंपैक्ट इससे पड़ जाएगा? पहले भी तो किया था 18 मई को, क्या उखाड़ लिया अमेरिका ने? क्या हॉर्मुज के बहाने बदलेगा खाड़ी का नक्शा? क्या ये ट्रंप की नई नीति है? इससे वो ईरान को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ईरान नहीं, इस दफा तो कई और देश जो है आप देख रहे हैं, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को भी यहां पर ट्रंप ने अपना बताने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट। हॉर्मुज अब अमेरिका का कब्जा। ट्रंप ने मैप दिखाकर दावा किया, तनाव और गहराया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक और इसी रास्ते पर कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने जो मैप शेयर किया उसमें फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के कई हिस्सों को घेरा गया है। मैप की व्याख्या के मुताबिक ईरान के केशम द्वीप और आसपास का इलाका, ओमान के कुछ हिस्से और यूएई के दुबई और फुजैरा को अमेरिकी क्षेत्र या नियंत्रण वाले इलाके के रूप में दर्शाया गया है। यानी 3 देशों की जमीन और निशाने पर एक समुद्री रास्ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमेरिका आखिर हॉर्मुज के लिए इतना आक्रामक क्यों है? क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ पानी की एक पट्टी नहीं, ये वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है। ईरान ने इस रास्ते को लेकर दबाव बढ़ाया तो अमेरिका ने भी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया और अब ट्रंप के मैप ने इस टकराव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ईरान का केशम, यूएई का दुबई और फुजैरा, ओमान के इलाके। मैप में अमेरिकी दावे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वॉशिंगटन हॉर्मुज के आसपास अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने की तैयारी में है। खास बात यह है कि यूएई और ओमान अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे हैं। ऐसे में सहयोगी देशों के इलाकों को भी अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर दिखाने वाला मैप नई बहस छेड़ रहा है।
दूसरी तरफ ईरान है, जिसके साथ अमेरिका की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान पर दबाव बनाने के साथ साथ ट्रंप प्रशासन समझौते का रास्ता भी तलाश रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ डील के लिए अमेरिका ने अप्रत्यक्ष संपर्क का रास्ता अपनाया और इराक के जरिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है। एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ डील। एक तरफ होर्मुज पर अमेरिकी दबदबा कायम करने की कोशिश, दूसरी तरफ तेहरान से समझौते की आखिरी कोशिश। और इसी बीच ट्रंप का मैप पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहा है। होर्मुज को लेकर अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप का मैप सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर होर्मुज के बहाने अमेरिका खाड़ी में अपनी नई सीमाएं खींचने का ऐलान कर रहा है। क्योंकि अगर ये सिर्फ मैप नहीं, अमेरिका की अगली रणनीति का ब्लूप्रिंट है, तो ईरान ही नहीं, पूरे खाड़ी क्षेत्र का भूगोल और भू राजनीति दोनों बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नक्शे के जरिए अपनी मंशा का संदेश दिया हो। पहले 18 मई, फिर 18 अगस्त, दोनों तारीखों में एक ही आंकड़ा 18 मई को पश्चिम एशिया के नक्शे में अमेरिकी झंडे और ईरान की तरफ बढ़ते लाल तीरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और ठीक 3 महीने बाद 18 अगस्त को होर्मुज जलडमरू मध्य को कथित तौर पर न्यू यूएस टेरिटरी दिखाने वाला AI मैप सामने आया। अब सवाल सिर्फ एक नक्शे का नहीं है, सवाल 18 के संयोग का भी है। क्या ये महज तारीखों का इत्तेफाक है या इसके मायने कुछ और है? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्रंप ने नक्शा क्यों पोस्ट किया, सवाल यह भी होता है कि क्या अमेरिका अब नक्शों के जरिए अपनी नई भू राजनीतिक लकीर खींच रहा है? क्योंकि होर्मुज सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन है। और अगर इस रणनीतिक जलडमरू मध्य पर अमेरिकी दावे का संदेश दिया जा रहा है तो ईरान का विरोध तय है। यानी सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ नक्शा, लेकिन उसका इंपैक्ट, उसका असर सीधे मिडिल ईस्ट की जमीन, समंदर और कूटनीति पर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि ट्रंप का यह विवादित मैप सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान टकराव को और खतरनाक मोड़ देने वाला संकेत। तो आपको वो मैप भी दिखाते हैं और आपको 18 का फेर भी समझाते हैं। अब जरा देखिए, आपको मैप दिखा रहे हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 18 मई 2026 को ट्रंप ने पोस्ट किया। अब इस मैप के जरिए आप जरा देखिए कैसे इतने सारे एरोज और तीर के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि ईरान जो है वो अमेरिका का हिस्सा है। तब ईरान ने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जरा नियत समझिए, वो इस पोस्ट के जरिए क्या दिखाना, दर्शाना चाहते थे। और रुके नहीं है, अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने कुछ ऐसी स्थिति जो है यहां पर की थी। अब जरा ये वाला आप देखिए पोस्ट, ये 18 अगस्त 2026 का पोस्ट है जो कि आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ईरान को तो दिखाया ही है उन्होंने अमेरिका का हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को, लेकिन साथ साथ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को भी अपने संरक्षण में ले लिया है, अमेरिका का हिस्सा बता दिया है। कोई सिर पैर नहीं है इस कनेक्शन का, क्योंकि कहां पर अमेरिका है और कहां पर मिडिल ईस्ट है। लेकिन जिस तरीके से ये पोस्ट जो साझा किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, निश्चित तौर पर इससे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो इससे साबित क्या करना चाहते हैं, इसके मायने डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या है और ये 18 का फेर क्या है? क्या इसके पीछे कोई नीति है? क्या ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है? और इसके साथ साथ ये भी आपको समझना होगा कि इस दफा सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि इस दफा यूएई और ओमान को भी साथ में लपेट लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का दम दिखाने वाला अमेरिका क्या अब अपनी ही नौसैनिक ताकत के संकट में फंस गया है? जिस अमेरिका के पास कागज पर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसकी असली तस्वीर क्या है? सिर्फ 2-3 कैरियर ही किसी वक्त ऑपरेशनल मोड में क्यों नजर आते हैं? और सवाल सिर्फ जहाजों की संख्या का नहीं है, सवाल अमेरिकी नौसेना की युद्धक तैयारी का है। जिस यूएसएस अब्राहम लिंकन को अमेरिका की समुद्री ताकत का प्रतीक माना जाता है, उसे लगातार करीब 260 दिन
समंदर में रहना पड़ा। करीब 240 दिन बिना किसी बंदरगाह पर रुके। यानी एक ऐसा युद्धपोत जिसे लगातार मिशन पर इसीलिए बनाए रखना पड़ा क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए दूसरा तैयार कैरियर ही उपलब्ध नहीं था। 1991 का गल्फ वॉर याद कीजिए, जब एक साथ 4 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी में ऑपरेट कर रहे थे। और आज 11 कैरियर की पूरी फ्लीट होने के बावजूद समंदर में मौजूदगी बेहद सीमित नजर आ रही है। तो क्या अमेरिका की सैन्य ताकत का गणित बदल रहा है? कागज पर 11, लेकिन युद्ध के वक्त वास्तव में कितने? और कहानी सिर्फ कैरियर की नहीं है। करीब 3200 नौसैनिकों वाला लिंकन, उसके साथ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से जुड़े हजारों कर्मचारी और पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसकी कुल ताकत 6500 से 7500 सैन्य कर्मियों तक हो सकती है। लेकिन लंबी तैनाती का इंपैक्ट अब जहाज से निकलकर जवानों की जिंदगी तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। खाने से लेकर पानी तक, शावर से लेकर जरूरी सामान तक परिवारों की शिकायतें आई हैं। 6 अगस्त को सैंटियागो में नौसेना अधिकारियों और लिंकन पर तैनात जवानों के परिवारों की बैठक तय करनी पड़ी। यानी जिस जहाज से अमेरिका दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है, उसी जहाज पर तैनात सैनिकों के परिवार उनकी मुश्किलों की कहानी सुना रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ी चुनौती है। सिर्फ जहाजों की कमी नहीं, प्रशिक्षित नौसैनिकों की कमी भी। भर्ती पर दबाव, अनुभवी कर्मियों के जाने की चुनौती, ट्रेनिंग सिस्टम पर बढ़ता बोझ और दूसरी तरफ पुराने जहाजों का बढ़ता रखरखाव। अब लिंकन लौटेगा, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भेजा जा रहा है। यानी एक कैरियर को आराम देने के लिए दूसरे कैरियर को खींचकर मिशन पर भेजना पड़ रहा है। यही असली सवाल। अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य देश के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन संकट की घड़ी में उनमें से मुट्ठी भर ही तुरंत उपलब्ध हो, तो फिर अमेरिका की ताकत कितनी ऑपरेशनल है और कितनी सिर्फ कागज पर, यह सोचने वाली बात है। सिर्फ कागज पर मजबूत यूएस आर्मी समंदर में लाचारी नजर आ रही है। कागज पर अमेरिका के 11 कैरियर ऑपरेशनल मौजूदगी सीमित, लंबी तैनाती से दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी नौसेना की तैयारी पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। 1991 में खाड़ी में 4 कैरियर थे। आज पूरी दुनिया में 3 अमेरिकी ताकत का दावा बड़ा है, लेकिन समंदर में मौजूदगी सीमित है। 11 कैरियर हैं, लेकिन सभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। क्यों? यूएसएस लिंकन की तैनाती क्यों बढ़ानी पड़ी? लंबी तैनाती, राहत देने वाला नहीं कोई। मिशन बढ़ता गया, क्रू पर दबाव बढ़ता गया, रखरखाव का संकट उत्पन्न हो गया। तकरीबन 240 दिन लगातार बिना पोर्ट कॉल। पूरे स्ट्राइक ग्रुप में संख्या 6500 से 7500 तक, 20,000 कर्मियों की कमी का दावा। अब सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ कागज पर ताकत है? 11 कैरियर होने के बावजूद अमेरिका इतना कम तैनात क्यों? युद्ध छिड़ा तो क्या अमेरिका के पास पर्याप्त कैरियर होंगे? लिंकन को राहत देने वाला दूसरा कैरियर क्यों नहीं था मौजूद? क्या अमेरिकी नौसेना में जहाज हैं, लेकिन क्रू तैयार नहीं है? 260 दिन समंदर में लिंकन, क्यों आराम नहीं मिला? क्या वजह थी? क्या मेंटेनेंस ने अमेरिका की कैरियर ताकत रोक दी? अमेरिकी नेवी की असली ताकत कितनी है? सुपर पावर की नौसेना में 20,000 कर्मियों की कमी का असर है। गल्फ वॉर में 4 कैरियर, आज सिर्फ 3 तैनात क्यों? अब ऐसे में अमेरिकी सरकार के मंत्री कहते हैं कि अनिश्चितकाल तक वो तैनाती रख सकते हैं, नाकाबंदी बनाए रख सकते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट में। कैसे करेंगे अनिश्चितकाल तक ये तैनाती जब आपके पास सिर्फ कागज पर ही वो ताकत मौजूद है, असल में नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज़ में ईरान को बड़ा झटका लगा है। हॉर्मुज़ पर ईरान की पकड़ कमजोर हुई है। 80% से ज्यादा जहाज ओमान वाले रास्ते से निकले। ईरान के बजाय ओमान रूट को चुन रहे हैं जहाज। ईरानी रूट से दूरी बना रहे शिपिंग ऑपरेटर। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर, जहां पर ईरान को बड़ा झटका लगा है। 80% से ज्यादा जहाज ओमान वाले रास्ते से निकल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। ईरान के बजाय ओमान रूट को चुन रहे जहाज, ईरानी रूट से दूरी बना रहे शिपिंग ऑपरेटर, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां की स्थिति अगर आप देखें, अभी भी
यथास्थिति वहां पर बरकरार है, क्योंकि वहां पर अमेरिकी नाकाबंदी भी देखने को मिल रही है और ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि अगर उसके तयशुदा रूट से जहाज नहीं गुजरते हैं तो वो उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर ये जो युद्ध अभी जारी है, तनाव की स्थिति बरकरार है अमेरिका ईरान के बीच, इसका मुख्य बिंदु, इसका केंद्र फिलहाल मौजूदा वक्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नजर आ रहा है। इसे लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ईरानी रूट के बजाय दूसरा रूट चुन रहे हैं जहाज और एक्सपोर्ट चल रहा है वहां से लगातार। आगे बढ़ जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रोन अटैक सामने आया है। यूक्रेन ने एक साथ 800 से ज्यादा ड्रोन रूस की तरफ दागकर मॉस्को समेत कई इलाकों को दहला दिया है। आसमान में ड्रोन का झुंड, नीचे सायरनों का शोर और उसके बाद एक के बाद एक धमाके। मॉस्को और आसपास के इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भारी नुकसान की तस्वीर सामने आई है, लेकिन रूस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी है। मिसाइल्स की बारिश हुई है, कई जगह धमाके हुए हैं और देखते ही देखते इमारतें आग की लपटों में घिर गई हैं। रूसी हमले में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई इलाकों में भारी तबाही मची है। यानी एक तरफ 800 से ज्यादा ड्रोन्स का प्रहार, दूसरी तरफ रूस की मिसाइल्स का पलटवार। यूक्रेन के ड्रोन हमले ने मॉस्को को झकझोर दिया है और रूस की जवाबी कार्रवाई ने खार्किव को दहला दिया है। ड्रोन बनाम मिसाइल की इस जंग ने साफ कर दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि आसमान से शहरों तक पहुंच चुका है और हर अगला हमला पिछले हमले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है। करीब 800 ड्रोन से हड़कंप मच गया है। 800 यूक्रेनी ड्रोन से रूस पर अटैक किया गया है। ड्रोन की सबसे बड़ी लहरों में से एक ड्रोन हमले से दहल गया है मॉस्को रीजन। इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कई जगह आग लगी है, अफरा तफरी का माहौल हुआ है। मॉस्को समेत कई रूसी इलाके निशाने पर रहे हैं। एयर डिफेंस ने फिर मोर्चा संभाला। अब रूस ने भी पलटवार किया, जवाबी कार्रवाई की। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र पर मिसाइल हमला किया। पेचेनीही गांव में भारी तबाही हुई है। 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मिसाइल गिरी हैं, मलबे में तब्दील हुए घर, दुकानें, कैफे, गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुल मिलाकर आसमान से बरसी है तबाही और इस तबाही की कई तस्वीरें सामने आई हैं। रूस पर यूक्रेनी ड्रोन का कहर, 800 से ज्यादा हवाई हमलों की रफ्तार, मॉस्को में तबाही का मंजर। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से ऐसा हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यूक्रेन की तरफ से रूस पर 800 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसका बड़ा हिस्सा मॉस्को और आसपास के इलाकों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया। रूस के सामने एक साथ सैकड़ों ड्रोन का खतरा था। आसमान में उड़ते ड्रोन, उनका पीछा करता एयर डिफेंस और हर तरफ अलर्ट। मॉस्को के आसमान में युद्ध का ऐसा मंजर दिखाई दिया जो रूस की राजधानी के लिए बेहद असाधारण था। ड्रोन हमलों के बाद रूस के कई इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आई।
कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी, कहीं मलबा गिरा तो कहीं आग की लपटें दिखाई दी। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव रहा। ड्रोन को हवा में रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल सिर्फ नुकसान का नहीं, सवाल ये है कि यूक्रेन आखिर इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन रूस की राजधानी की तरफ कैसे भेजने में कामयाब हुआ, क्योंकि 800 से ज्यादा ड्रोन का आंकड़ा अपने आप में इस हमले की गंभीरता को दिखाता है। जैसे ही मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की तस्वीरें सामने आई, रूस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई तेज हो गई। रूसी मिसाइलों और एयर स्ट्राइक की खार्किव को निशाना बनाया गया। खार्किव में धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। कई जगह इमारतों में आग लग गई, धुएं का गुबार आसमान में छा गया और हमले के बाद सड़क पर मलबा बिखरा हुआ नजर आया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस रूसी हमले में 10 लोगों की मौत हुई। तस्वीरें बता रही है कि हमले के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। आग बुझाने के लिए राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे। दमकल की गाड़ियां दौड़ी। घायलों को निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ। मलबे के नीचे बीच जिंदगी की तलाश की गई। एक तरफ रूस की राजधानी को निशाना बनाकर ड्रोन हमला, दूसरी तरफ यूक्रेन के बड़े शहर खार्किव पर रूसी एयर स्ट्राइक। युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं रह गई। दोनों देशों के बड़े शहर लगातार हमलों की जद में हैं। ये सिर्फ ड्रोन और मिसाइल की कहानी नहीं है, ये उस युद्ध की तस्वीर है जिसमें अब हजारों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से तय होता है कि किस शहर की रात धमाकों से गुजरेगी। मॉस्को पर सैकड़ों ड्रोन, खार्किव पर रूसी एयर स्ट्राइक और इन हमलों के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब और खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है? एक तरफ 800 से ज्यादा ड्रोन का हमला, दूसरी तरफ खार्किव में रूसी एयर स्ट्राइक, धमाकों के बीच मौत, आग के बीच तबाही और दोनों तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई। रूस यूक्रेन युद्ध में अब सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये कि अगला निशाना कौन सा शहर होगा और अगला हमला कितना बड़ा होगा, क्योंकि इस जंग में बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और हर नए हमले के साथ तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीरिया में तुर्की की एंट्री से इजरायल भड़क गया है। तुर्की सैनिकों की तैनाती का इजरायल ने विरोध किया। चेतावनी के बाद इजरायल का एक्शन। एयरबेस पर इजरायल के 8 एयर स्ट्राइक हुए। अबू अल दुहर एयरबेस का रनवे तबाह कर दिया गया है। इजरायल द्वारा रनवे और सैन्य ढांचे को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने खुली चेतावनी दे दी है, सुरक्षा से किसी भी तरह का खिलवाड़, कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इजरायल ने खुले पैमाने पर चेतावनी जारी कर दी है। तुर्की सैनिकों की तैनाती का इजरायल ने विरोध किया, हालांकि तुर्की ने इससे इनकार कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से सीरिया में तुर्की की एंट्री हुई है, इससे कुल मिलाकर इजरायल भड़कता हुआ नजर आया। इजरायल का एक्शन भी हुआ है। अब जाहिर है रिटेलिएशन भी होगा सीरिया की तरफ से, लेकिन फिलहाल इजरायल ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरीके से उसकी सिक्योरिटी से, सुरक्षा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि क्या वाकई में ऐसा था या फिर ये सिर्फ इजरायल अटैक करने के लिए एक्सक्यूज ढूंढ रहा था। इन सब के बीच ईरान का सीक्रेट एस्केलेशन प्लान, अमेरिका इजरायल के खिलाफ जंग तेज करने की तैयारी, IRGC के हाथों में सेना की कमान। ईरान ने मिसाइल ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाया। हूती इराकी मिलिशिया के साथ तालमेल मजबूत करने का दावा किया जा रहा है। ईरान भी लगातार प्लानिंग कर रहा है। सीक्रेट एस्केलेशन प्लान कहा जा रहा है इसे। अमेरिका इजरायल के खिलाफ जंग तेज हो रही है, उसकी तैयारियां हो रही है। IRGC के हाथों में सेना की कमान है। ईरान ने मिसाइल ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। हूती इराकी मिलिशिया के साथ तालमेल मजबूत करने का भी दावा किया जा रहा है, यानी कि प्रॉक्सीज और ईरान मिलकर अमेरिका इजरायल का सामना करने के लिए तैयार है और तमाम तरह की प्लानिंग हो रही है। एक तरफ अमेरिका को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर उनके जखीरे में कहीं ना कहीं अगर हम देखें लिमिटेशंस आ रही हैं। दूसरी तरफ ईरान अपनी तैयारी लगातार कर रहा है कि अगर बातचीत नहीं बनी
अगर अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा तो कैसे रिटालिएट करना है, कैसे पलटवार करना है, इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सीक्रेट एस्केलेशन प्लान इसे कहा जा रहा है ईरान का, जिसमें अमेरिका इजरायल के खिलाफ जंग लगातार तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं और तैयारियां की जा रही हैं। ईरान में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ गया है। आईआरजीसी के हाथों में युद्ध की कमान, ईरान ने बदली अपनी युद्ध रणनीति। बातचीत के बीच युद्ध की तैयारियां तेज हो गई हैं। अमेरिका के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी, होर्मुज से लेकर क्षेत्रीय मोर्चे तक प्लान। अब देखिए, पहले ही से लेकर आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि वो लंबी लड़ाई जारी रखने के पक्ष में है। ट्रंप का पूरा कार्यकाल वो इसी एस्केलेशन में निकाल देंगे। और एक बार फिर से खबर आ रही है कि ईरान ने अपनी युद्ध रणनीति बदल दी है। अग्रेसिव होगा ईरान, यानी कि डिफेंसिव मोड में नहीं, अटैकिंग मोड में अब खेलेगा। बातचीत के बीच, क्योंकि बैकस्टेज बातचीत चल रही है, युद्ध की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। अमेरिका के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि अनिश्चित काल के लिए नाकाबंदी के लिए तैयार है, तो ईरान कह रहा है हम भी तैयार हैं, कम से कम ट्रंप का कार्यकाल तो निकाल ही देंगे। इन सब के बीच ईरान में अंदरूनी खींचतान के संकेत भी मिल रहे हैं। ईरान में युद्ध की कमान को लेकर बढ़ा है तनाव। आईआरजीसी के बढ़ते प्रभाव से दबाव में है मुज्तबा खामनेई। कट्टरपंथी कमांडर्स की पकड़ मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। ईरान में सत्ता और रणनीति पर खींचतान हो रही है। अब देखिए, दो पक्ष है ईरान में, एक सॉफ्ट और दूसरा कट्टरपंथ वाला। ये शुरू से पता है हमें। इन सब के बीच ईरान में अंदरूनी खींचतान भी तेज होती जा रही है। युद्ध की कमान को लेकर तनाव बढ़ गया है। कौन कमांड करेगा? आईआरजीसी के बढ़ते प्रभाव से कहीं ना कहीं मुज्तबा भी दबाव में है। कट्टरपंथी कमांडर्स की पकड़ मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि वो धड़ा है जो चाहता है युद्ध हो, अमेरिका को मजा चखाया जाए। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।